ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के बुक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गिवन है, ठीक है। हम स्पेक्ट्रम को पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले आपको स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम, और आप लोगों के बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आप लोगों के पास क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो देखो, स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन हम 2-3 करेंगे जब कंटिन्यूस लाइन आएगा, लेकिन मैं जस्ट आपको सिंपल सा डिफिनीशन बताता हूँ। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। ये आप लोगों के पास है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी in order of increasing or decreasing magnitude. In order of increasing or decreasing magnitude is called what? Is called spectrum. Okay, देखो आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास होता है विज्ञान। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास एक स्पेक्ट्रम है। तो देखो, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसमें एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। किन किन चीज़ों के दरमियान? वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के दरमियान। जब आप इस साइड पर जाते हो तो आपके पास एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो देखो, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं? रेड का वेवलेंथ ऑरेंज से ज्यादा, ऑरेंज का येलो से, येलो का ग्रीन से, ग्रीन का ब्लू से, ब्लू का इंडिगो से, और इंडिगो का वायलेट से। तो इसमें क्या है? एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वेवलेंथ का। और आप देखिए यहाँ पर एनर्जी का, देखिए वायलेट का इंडिगो का, इंडिगो का ब्लू से, ब्लू से ग्रीन का, ग्रीन का येलो से, येलो का ऑरेंज से, और ऑरेंज का रेड से। तो इसमें क्या है? एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखिए, आप लोगों के पास इसकी एनर्जी, रिट की एनर्जी क्या है? रिट की एनर्जी कम है, तो इसका जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है वो कम होता है। इसीलिए रेड आप लोगों के पास ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है? यूज होता है। क्योंकि इसका मतलब अगर हम ये ब्लू यूज करें, ये यूज करें, तो इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है ना। आप जब ट्रैफिक सिग्नल में, मतलब जब क्यों रेड कलर यूज करते हैं? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो दूर से क्या करता है? दिखाई देता है। फिर जब आप करीब आ जाते हो तो देखो ग्रीन मोर विजिबल होता है, तो फिर ग्रीन यूज करते हैं। ग्रीन के साथ एनर्जी ज्यादा है, रेड से डिस्पर्स होता है, लेकिन ऑलरेडी आप करीब आ चुके होते हो, तो फिर आपको क्या बोलता है? गो। ठीक है, दूर से ये यूज करते हैं, करीब से क्या यूज करते हैं? ये। अगर ब्लू मतलब ये यूज करे तो इसकी एंगल ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये क्या करता है? डिस्पर्स कर जाता है, दूर तक मतलब नहीं जाता। अभी हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में खैर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है, RMI, ठीक है, RMI VUXG। तो देखो, आप जब इस साइड पर जाते हो तो आपके पास एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ आप लोगों के पास डिक्रीज होता है। तो देखो, इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं? किसका? वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का। इट्स मीन रेडियो वेव का एनर्जी आप लोगों के पास कम होता है, इस साइड पर एनर्जी इंक्रीज होता है।
फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप लोग के पास इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं? अगर आपने ये यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया तो फिर ये स्पेक्ट्रम नहीं हुआ ना। आपने क्या किया? अरेंजमेंट को डिस्टर्ब किया। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाट मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने कभी समोसा खाया है? मतलब माइक्रोवेव ओवन में जब वो क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो देखो आप मतलब देखते हो समोसा अंदर से क्या होता है, गर्म होता है और बाहर से ठंडा होता है। ऐसा देखा है? क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आप उसमें चीज़ें क्या करते हो, गर्म करते हो, पकाते नहीं। जिस चीज़ में वाटर होगा वो क्या करेगा, उसे गर्म करेगा, ठीक है। मतलब आपने देखा है कि नहीं माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। यहाँ पर रेडियो वेव आप लोगों ने मतलब देखी थी कि जब आप लोग क्या करते थे, पहले हम करते थे ना, जब वो रेडियो का वो क्या करते थे, मतलब हम उसको घुमाते थे तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी जब रेडियो वेव के साथ क्या करती थी, मिक्स हो जाती थी, तो उसका जो वेव है वो साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाती थी। तो 94.6 और 106.2 आप देख रहे हैं अपना ही रेडियो स्टेशन, ठीक है। तो देखो आप लोग, एक बस स्टेशन भी होता है, एक रेडियो होता है, ठीक है। तो देखो इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का और किसका, एनर्जी का। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी भी चीज़ को वेवलेंथ को मतलब वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग में क्या करें, अरेंज करें। नहीं, आप लोगों के बुक में लिखा गया है कि अ बैंड ऑफ रेडिएशन, क्या रेडिएशन आपके पास होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रेडिएशन होना चाहिए। ये आप लोगों के पास क्या है? रेडिएशंस है। ये आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास है रेडिएशंस, ठीक है। इसके बाद आप लोग मतलब स्पेक्ट्रम का एग्जांपल्स आप लोगों के पास जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, आप लोगों के पास मतलब सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है, आप लोगों के पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सॉलिड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। आप लोग स्पेक्ट्रम के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हो जिस पर हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। स्पेक्ट्रा आप लोगों के पास क्या होता है? स्पेक्ट्रम इसका प्लूरल है और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं डिवाइस स्पेक्ट्रम, वो यूज़ होता है स्पेक्ट्रोपोटोमीटर। क्या? स्पेक्ट्रोपोटोमीटर, ठीक है। आप लोग जब आगे जाओगे तो इंशाल्लाह देखोगे ज़रूर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या होता है? स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स में हम क्या करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आप लोगों के पास नेचर मतलब एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है लाइन। क्या? एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है क्या? लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यही मतलब इन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इसमें क्या आता है आप लोगों के पास एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हम मतलब इसी में ही डिस्कस करेंगे। ये दोनों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप लोगों के पास क्या होते हैं। वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है जी। अच्छा, तो आप लोगों के पास पहले हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो वो स्पेक्ट्रम डिफिनीशंस ऑलरेडी नोट्स में गिवन है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट मेरा काम है समझाना आपको, ठीक है। अच्छा देखो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप लोग के पास कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आप लोगों के पास क्या हो? क्लियर कट बाउंड्री ना हो। किन चीज़ों के दरमियान अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रिज्म अभी आने वाला है जिसमें आप लोगों के पास क्या हो? मतलब आप लोगों के पास क्या हो? बाउंड्रीज ना हो, क्लियर कट बाउंड्रीज नो, इस तरह भी कर सकते हैं, नो क्लियर कट बाउंड्री, जिसमें आप लोगों के पास ब्राइट एंड डार्क जी स्पेसेस ना हो। तो यहां पर लिखो नो ब्राइट एंड डार्क स्पेसेस, ठीक है। जो आपके पास क्या हो? कंटिन्यूस हो।
और इसके एग्जाम्पल में आप लोगों के पास सॉलिड स्पेक्ट्रम, आप लोगों के पास जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है, जो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है जी, आप लोगों के पास कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आप लोगों के पास ये सॉलिड स्पेक्ट्रम, सनलाइट स्पेक्ट्रम जो हमारे ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम आप लोगों के पास क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है बेटो जी। तो आप लोगों के पास देखो हम क्या करते हैं, हम मतलब आप लोगों के पास अब स्पेक्ट्रम का सही डिफिनीशन आता है। आप लोगों के पास क्या होता है, प्रिज्म होता है, क्या होता है, प्रिज्म होता है। और प्रिज्म का काम क्या होता है, देखो ये डायफ्रैक्शन ग्रेडेंट मटेरियल से क्या होता है, बना होता है। इससे अगर हम क्या करें, अगर इससे हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करें, क्या करें, ऑर्डिनरी लाइट को पास करें, तो ये क्या करता है, उसको अपने वेवलेंथ्स में क्या कर देता है, उसको अपने वेवलेंथ्स में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 7 देता है विब। देखो तो अब स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन क्या है, स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन आप लोग, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्पर्स लाइट। जो व्हाइट लाइट आप लोगों के पास होता है ये डिस्पर्स लाइट है। ये क्या देता है, ये आपको अपने वेवलेंथ्स देता है जिससे वो बना हुआ होता है, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। कलेक्शन ऑफ डिस्पर्स लाइट, ये आप लोगों के पास डिस्पर्स लाइट का कलेक्शन है। अगर हम इसको डायफ्रैक्शन ग्रेडियंट से क्या करें, पास करें, तो ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको अपने वेवलेंथ में क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है, तो इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो ऑलरेडी यहाँ पर मतलब क्लियर कट बाउंड्री बनाया है, तो हम यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है, आप अपने बुक में जरा देखिए, आप लोगों के पास जो वायलेट का वेवलेंथ होता है वो आप लोगों के पास होता है 400 से लेकर 440 तक, और इसके बाद जो इंडिगो का होता है वो 440 से लेकर 460 तक। मतलब जहां पर वायलेट खत्म ही नहीं हुआ है वहां से आप लोगों के पास ब्लू शुरू होता है। मतलब वायलेट होने से पहले पहले आप लोगों के पास इंडिगो शुरू हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता है, देखो यहाँ, इसके बाद आप लोगों के पास आता है ग्रीन, क्या आता है, सॉरी ब्लू। तो ब्लू का 460 से लेकर आप लोगों के पास क्या होता है 500 तक। तो मीन जहां पर आप लोगों के पास इंडिगो खत्म ही नहीं हुआ है वहां से आप लोगों के पास ब्लू शुरू हुआ होता है। तो देखो आप लोगों को अगर मैं क्या दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं 440, ये किसका वेवलेंथ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वायलेट का है कि इंडिगो का है? तो क्या इसमें कोई क्लियर कट बाउंड्री है? नहीं है। तो इसीलिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बिल्कुल इसी तरह रेनबो भी आप लोगों के पास क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसके वेवलेंथ में आप लोगों के पास कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। अगर लिट्स मतलब यहां पर इसके बाद देखिए ना, ये ब्लू का था, तो इसके बाद आप लोगों के पास शुरू होता है ग्रीन 500 से लेकर 750 तक। तो देखो आप लोगों के, सॉरी 500 से लेकर जी 550 तक, किस तक, 550 तक। तो देखो जहां पर आप लोगों के पास ब्लू खत्म ही नहीं, वहां से ग्रीन शुरू होता है। तो देखो अगर मैं आपको 500 दे दूं कि ये किसका वेवलेंथ है, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सनलाइट आप लोगों के पास, ऑर्डिनरी लाइट जो रेनबो होता है, वो आप लोगों के पास क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि उसके वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर क्लियर कट बाउंड्री होती, मीन ये 500 से शुरू हो जाता और लेट सपोज 600 पर ख़त्म हो जाता, तो देखो मैं फिर बता सकता था ना, अगर आप मुझे 460 दे देते तो मैं फिर इजीली बता सकता कि ये इसका है, इंडिगो का। लेकिन यहाँ पर तो एक खत्म ही नहीं हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है, तो देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री इन व्हाट
इन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इसके जो एग्जाम्पल है वो आप लोग के पास क्या है, रेनबो, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, टंगस्टन फिलामेंट जो होता है लैंप, वो आप लोगों के पास क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। सॉलिड का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, तो उससे जो रेडिएशन इमिट होते हैं उसमें आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। एटम में दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल में, तो वो उसमें आप क्या कर सकते हो, इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो ये आप लोगों के पास क्या था, ये आप लोगों के पास था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो डार्क एंड ब्राइट स्पेसेस। क्या इसमें कोई स्पेस आएगा, अगर स्पेस ही नहीं है, डार्क एंड ब्राइट स्पेस मतलब फुल का फुल क्या होगा, लाइट ही होगा, ठीक है। तो उसमें जो डार्क एंड ब्राइट स्पेसेस ना हो, जिसमें क्लियर कट बाउंड्री ना हो बिटवीन द लाइंस ऑफ द कलर आर वेवलेंथ ऑफ द कलर्स, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर ये इसका एंगल था, तो देखो कौन ज्यादा डाइफ्रेक्ट हुआ है, रेड का एंगल ऑफ डिस्पर्शन ये है और वायलेट का क्या है, ये है। तो अगर इसका मतलब कम बेंड हुआ है तो आप लोगों के पास जो रेड कलर है वो थोड़ा सा दूर तक स्ट्रेट जाता है, ये तो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। इसीलिए क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, ये भी याद रखना, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन आप लोगों के पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डिस्पर्शन कम होगा। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और वायलेट की क्या ज्यादा है, आप लोगों के पास एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। और ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, आप लोग यहां पर लिखे कि आप लोगों के पास डिस्पर्शन क्या, या आप लोगों के पास कलेक्शन ऑफ डिस्पर्स लाइट गिविंग इट्स वेवलेंथ कंपोजिशन, गिविंग इट्स वेवलेंथ में लिम्डा से वेवलेंथ कंपोजिशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये एक डिस्पर्स लाइट का कलेक्शन था, इसने अपने वेवलेंथ कंपोजिशन दे दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको वेवलेंथ दे दूँ 440, ठीक है, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये इसका है 440 के इसका है, मतलब दोनों में क्लियर कट कोई बाउंड्री है ही नहीं, जहाँ से ये ख़त्म हुआ है वहाँ से ये क्या हुआ है, शुरू ही हुआ है। मतलब जहाँ पर ख़त्म होता है उससे पहले अगर कोई चीज़ शुरू हो जाता है तो ऑलरेडी आप लोगों के पास क्या होता है, कंटिन्यूस हुआ ना। तो देखो आप केमिस्ट्री को नब्ज़ से पकड़िए, फिर मैं देखता हूँ कि वो आपके पास कैसा छेड़छाड़ करती है। केमिस्ट्री का नब्ज़ से पकड़ना, एग्जामिनर का नब्ज़ से पकड़ना, ऐसा ना हो कि आप मुझे पकड़े क्योंकि मैं ही सिखा रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये असल में आपके साथ होता है। तो इसके बाद हम आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम पर। किस पर, लाइन स्पेक्ट्रम पर। लाइन स्पेक्ट्रम में आप लोगों के पास क्या होता है, उसमें होता है क्लियर कट बाउंड्री, उसमें क्या होता है, ब्राइट एंड डार्क स्पेसेस होते हैं, जो आपके पास क्या हो, नॉन कंटिन्यूस हो। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप लोगों के पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो तो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले आप लाइन स्पेक्ट्रम लिखें कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो आपके पास क्या हो, नॉन कंटिन्यूस हो, क्या, नॉन कंटिन्यूस, जिसमें आप लोगों के पास क्या हो, जिसमें आप लोगों के पास हो ब्राइट एंड डार्क स्पेसेस, ठीक है। आप लोग के पास क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। और इसको आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों के बुक में गिवन है। अब इसमें मतलब लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम आता है और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इस दोनों में आता है। देखो अगर लेट सपोज मैं आपको क्या दे दूँ, यह एक सैंपल है, ठीक है, इससे आप क्या करते हो, इससे आप रेडिएशन को पास करते हो, रेडिएशन है, इससे आपने क्या किए, पास किए, ठीक है, ये। और यहाँ पर आप लोगों के पास इससे रेडिएशन निकले,
अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों के पास क्या होता है सैंपल में, मतलब एटम्स होते हैं, आप लोगों के पास एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसमें आप लोगों के पास ऑर्बिट्स होते हैं। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो देखिए, अगर लेट सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आपने मुझे रेडिएशन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने मुझे लेट सपोज एक रेडिएशन दिया जिसमें एनर्जी ऑफ फोटॉन ये है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एनर्जी है 2, इसकी है 4, इसकी है 7, इसकी है लेट सपोज आप लोग के पास है 9, इसकी है 10 या 11। देखो, तो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा जो क्या होगा, जिसकी जो 2 ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो, जिसकी एनर्जी 2 ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। तो यहाँ पर देखो, इस दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 2, तो इट्स मीन ये 2 ये आपके पास एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 में एनर्जी गैप कितना है, 2 और 7 में कितना होता है, 5, तो इट्स मीन 5 आप लोगों के पास एब्जॉर्ब होगा। आप लोगों के पास 2 और 9 में कितना है, 7, तो देखो 7 वाले आप लोगों के पास एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 और 10 में, तो आप लोगों के पास 8 वाला भी क्या होगा, ये इन दोनों में था 7 का, हाँ, इसमें आप लोगों के पास 8 वाला भी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। बाकी इसके बाद तो कोई नहीं। अच्छा, ये बाकी क्या होंगे, आप लोगों के पास एमिट होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 वाला, 5 वाला, 7 वाला और 8 वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो अगर एक लाइट एब्जॉर्ब होता है तो उसके पीछे उसके क्या बन जाता है, शेडो बन जाता है कि नहीं। अगर मैं लाइट को हाथ पकड़ूं तो उसके पीछे उसका शेडो बन जाता है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हुआ उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क लाइंस बन जाएंगे ब्राइट सरफेस पर। ये एक ब्राइट सरफेस है, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, एक डार्क लाइन बन जाएगा। ये क्या शो करता है, एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ फोटॉन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पर 5 आप लोगों के पास क्या हुआ, 5 आप लोगों के पास एब्जॉर्ब हुआ, तो उसकी ये क्या शो करता है, एब्सेंस शो करता है। 7 आप लोगों के पास क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, तो ये डार्क लाइन आपके पास क्या शो करता है, एब्सेंस ऑफ फोटॉन। 8 वाला आप लोगों के पास क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो देखो, ये आप लोगों के पास है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आप लोगों के पास क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं। तो अगर आप लोगों के पास एग्जामिनर लेट सपोज आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये लाइन आपको क्या शो करता है, ये शो करता है एनर्जी लेवल्स, क्या, एनर्जी लेवल्स इन एटम। एक एटम में कितने एनर्जी लेवल होते हैं, असल में ये डार्क लाइन आपको ये शो करता है। तो हमें तो डिफिनीशन का पता होता है, वहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि डार्क लाइन क्या शो करता है, तो फिर ब्राइट सरफेस पर तो वो शो करता है एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब तोरी हिदायत, मतलब यहां पर इससे आपने ये सैंपल पास किया था, तो यहां पर आप लोगों के पास कौन कौन से आ जाएंगे, 1 3 4 जी 6 और क्या 9 और 10, ये आप लोगों के पास क्या हुए थे, ये आप लोगों के पास निकल गए, बाकी इसमें एब्जॉर्ब हुए। अब थोड़ी ही टाइम बाद एटम इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गए, तो वो दोबारा डिएक्साइट होगा। एक बात ये भी याद रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा एक्साइट हो जाए तो वो दोबारा एक्साइट नहीं हो सकता, वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। ऐसा ना हो कि एक को एब्जॉर्ब किया तो ऊपर, फिर दूसरे को एब्जॉर्ब किया तो फिर बाहर, नहीं। इलेक्ट्रॉन एक ही दफ़ा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उसके बाद उसका दूसरा एक्साइटेड स्टेट नहीं होता या बाहर निकलना, उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, आएगा। वो डिफरेंट तरीक़ों से आएगा, जाएगा एक तरीके से, आएगा डिफरेंट तरीके से, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी ही टाइम बाद ये जो एब्जॉर्ब हुए थे, क्या ये वापस ये एमिट करेगा कि नहीं करेगा। जब ये वापस ये एमिट करेगा तो इसको बोला जाता है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जहां पर डार्क था वो आप लोगों के पास अब क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, और जो यहां पर ब्राइट है वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। यहां पर देखिए आप लोगों के पास
यहाँ पर जो आप लोग के पास क्या था, डार्क था, तो वो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ब्राइट। वो आपको पास क्या हो जाएगा, ब्राइट, क्योंकि वही प्रोटॉन वो क्या करेगा, वो आप लोग के पास वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो अगर ये लाइन एब्जॉर्प्शन है और ये लाइन एमिशन है, तो अगर मैं लाइन एमिशन की स्पेक्ट्रम को लाइन एब्जॉर्प्शन पर रखूँ तो क्या ये कंटिन्यूस हो जाएगा कि नहीं। फिर आप डार्क एंड ब्राइट स्पेसेस तो नहीं बता सकते कि इसमें डार्क कौन सा है या ब्राइट। अगर मैं इसे उठाऊँ और इस पर रखूँ तो डार्क की जगह ब्राइट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर आप लोगों के पास ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन अगर आप एक दूसरे पर रखते हो तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। देखो इसका वेवलेंथ λ1 है, इसका λ2 होगा, λ3 होगा, तो क्या गैप है कि नहीं। तो अगर इसमें गैप है तो नॉन कंटिन्यूस हुआ कि नहीं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि नहीं, तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन एब्जॉर्प्शन है और वो क्या है, लाइन एमिशन है। तो आप इसको मतलब कैसे डिफाइन करोगे लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन को, आपको नोट्स मतलब बुक में भी डिफिनीशंस गिवन है इसके कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब एनर्जी और रेडिएशन its atom get excited to higher energy state, after some time when they return back to their original state emit radiation and spectrum obtained by this is called what is called emission spectrum। आप इसी तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आप लोग के पास ये है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में था, इसको आपने क्या किया, इसको आपने एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। ठीक है, तो ये वापस आएगा, तो जो प्रोटॉन इसने एब्जॉर्ब किया था वो इसे क्या करेगा, इमिट करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता था, आप लोगों के पास लेज़र में इस तरह कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता था। ठीक है, अच्छा सॉरी, वो तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एक सरप्राइज़ दे दूँ, देखो जो आपके पास एब्जॉर्ब होता है इसकी गारंटी है कि वो एमिट होगा, लेकिन जो एमिट होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब हुआ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गया था तो इसने कितने एनर्जी वाले प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया था, 2 और 7 वाले को एब्जॉर्ब किया था। बिल्कुल। अब ये क्या कर सकता है, ये जब वापस इसमें आएगा तो 2 एनर्जी वाले, इस दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का। अगर इसमें वापस आएगा तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगर इसमें वापस आएगा तो कितना डिफरेंस है आप लोगों के पास, 7 का। मीन कि ये आप लोग के पास 2 को भी इमिट करता है, 5 को भी और 7 को भी। तो 7 तो एब्जॉर्ब हुआ था, 2 भी एब्जॉर्ब हुआ था और 5 भी क्या हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था। तो जो एब्जॉर्ब हुआ वही इमिट हुआ। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाए, ठीक है, अगर यहाँ से वापस आएगा तो ये कितने एनर्जी वाले प्रोटॉन को रिलीज करेगा, 3 वाले को। अगर यहाँ से वापस आएगा तो कितने वाले को करेगा, यहाँ पर ये 5 वाले को। तो क्या 3 एब्जॉर्ब हुआ था, नहीं। तो मैंने क्या बोला कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो इमिट होता है वही एब्जॉर्ब भी हुआ हो, लेकिन जो एब्जॉर्ब हुआ है वो इमिट ही इमिट हुआ है। देखो 5 इमिट होता है कि नहीं, लेकिन 3 तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ था। तो देखो इसकी गारंटी है कि जो एब्जॉर्ब हुआ हो वही इमिट होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो इमिट होता है वही एब्जॉर्ब हुआ हो। आप देख लेना, क्या 3 एब्जॉर्ब हुआ था, नहीं, लेकिन इमिट हो रहा है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।